हाय गाइस, आज की स्टोरी में आपको ऐसा स्कूल देखने को मिलेगा जहां पावरफुल बच्चों के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। वहाँ एक ऐसा लड़का होता है जो पूरे स्कूल में बुली होता है, लेकिन फिर एंट्री होती है ऐसे टीचर की जो बुलीज को ही उनका असली डर दिखाने वाला है। ड्रामा की शुरुआत में हम एक हाई स्कूल स्टूडेंट सियोन को देखते हैं। सुबह अलार्म बजते ही वो स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वो स्कूल से बेहद डरता है। वो मन ही मन यही सोचता है कि काश वो बीमार पड़ जाए ताकि स्कूल ना जाना पड़े। उसके लिए स्कूल किसी जेल से कम नहीं था। जब सियोन स्कूल पहुंचता है, तभी उसकी नजर स्कूल की बिल्डिंग की छत पर खड़े एक लड़के पर जाती है जिसका नाम तैसम होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पहले स्कूल के कुछ बदमाश बच्चे सियोन को परेशान किया करते थे, लेकिन तैसम के आने के बाद उन्होंने उसे अपना नया निशाना बना लिया। इसी दौरान हम एक अमीर और घमंडी लड़के यूनवू को देखते हैं, जिसका पिता एक बड़ा पॉलिटिशियन होता है। वो टीचर्स की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। एक दिन जब वो क्लास में टीचर से बदतमीजी करता है तो तैसम उसका विरोध करता है। बस यही बात ह्यूनवू को पसंद नहीं आती और उसी दिन से वो अपनी गैंग के साथ मिलकर तैसम की जिंदगी नरक बना देता है। पूरा स्कूल ये सब देखता रहता है, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। तैसन को हर क्लास में बेइज्जत किया जाता है। दूसरी तरफ सियोन कई बार टीचर से मदद मांगना चाहता है, लेकिन डर की वजह से चुप रह जाता है। फिर हमें टीचर्स की बातचीत दिखाई जाती है जहां वो बताते हैं कि आजकल स्टूडेंट्स को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो गया है। अगर कोई टीचर सख्ती करे तो उस पर ही इल्जाम लग जाते हैं। इसी वजह से स्कूल में बदमाश बच्चों का डर लगातार बढ़ता जा रहा था। कुछ समय बाद एसेंग स्कूल छत पर खड़ा दिखाई देता है और अचानक नीचे कूद जाता है। इस घटना से पूरा स्कूल हिल जाता है। सियोन को उम्मीद थी कि अब पुलिस यूनवू और उसकी गैंग पर एक्शन लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगले ही दिन वही लोग फिर से सियोन को परेशान करना शुरू कर देते हैं। वो लोग उसे डराते हैं और उसकी हालत और खराब कर देते हैं। इसके बाद हम एक लड़के डोंगबा को देखते हैं जो सियोन के पास आता है और अजीब तरीके से उसे वापस मारने के लिए उकसाने लगता है। सियोन डर की वजह से कुछ नहीं कर पाता। तभी अचानक वहाँ एक नया आदमी आता है और डोंगबा को जोरदार थप्पड़ मार देता है। यही हमारे हीरो कांग जिन्हू की एंट्री होती है। कांग जिन्हू बड़ी आसानी से डोंगबा को रोक देता है और उसे सबके सामने सबक सिखाता है। स्कूल के सारे बच्चे ये देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी वहाँ यूनू पहुंचता है और जिन्हू से पूछता है कि आखिर वो है कौन। पहले सबको लगता है कि वो कोई नया टीचर है, लेकिन बाद में वो अपना कार्ड दिखाता है और बताता है कि वो स्कूल डिसिप्लिन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से आया हुआ इंस्पेक्टर है। जिन्हू बताता है कि उसका काम उन स्कूलों की जांच करना है जहां बुलिंग और हिंसा जैसी घटनाओं को छुपाया जाता है। ये सुनकर स्कूल के सभी टीचर्स और प्रिंसिपल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इस डिपार्टमेंट का नाम नहीं सुना था। इसके बाद जिन्हू साफ कह देता है कि कुछ बच्चों को सिर्फ प्यार से नहीं समझाया जा सकता। अगर कोई गलत रास्ते पर जाए तो उसे सख्ती से रोकना जरूरी होता है। वो सबको चेतावनी देता है कि आज से इस स्कूल में बहुत कुछ बदलने वाला है। फिर जिन्हू प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है जहां चेयरमैन हान स्कूल की इमेज बचाने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे बड़े बिजनेस और पॉलिटिकल परिवारों से आते हैं, इसलिए कोई भी स्कैंडल स्कूल के लिए खतरा बन सकता है। तभी जिन्हू कहता है कि आज से वो उसी क्लास का होमरूम टीचर बनने वाला है जहाँ तैसन पढ़ता था। चेयरमैन हान उसे सावधान रहने को कहते हैं, क्योंकि उसी क्लास में ह्यूनवू भी पढ़ता है जिसका पिता बहुत बड़ा नेता है। लेकिन जिन्हू बिल्कुल नहीं डरता। इसके बाद वो क्लास में पहुंचता है और अटेंडेंस लेना शुरू करता है। सभी बच्चे जवाब देते हैं, लेकिन जैसे ही तैसन का नाम आता है पूरी क्लास कुछ देर के लिए शांत हो जाती है, क्योंकि उसकी सीट अब हमेशा के लिए खाली हो चुकी थी। जिन्हों बच्चों से पूछता है कि आखिर तैसन के साथ क्या हुआ था। कुछ बच्चे मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि उसने पढ़ाई के दबाव की वजह से ऐसा कदम उठाया, लेकिन जिन्नू समझ जाता है कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। एक लड़का तैसन का मजाक उड़ाने लगता है तो जिन्नू उसे तुरंत रोक देता है और समझाता है कि किसी की मौत को मजाक बनाना गलत है। लेकिन वो लड़का फिर भी बदतमीजी करता है, जिस वजह से जिन्नू उसे तुरंत कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद जिन्नू पूरी क्लास को सजा देता है और कहता है कि उन्हें अपने किए पर शर्म महसूस करनी चाहिए। लेकिन तभी यूनवू बाकी स्टूडेंट्स को बैठने का आदेश देता है। पूरी क्लास उससे इतनी डरी हुई थी कि सब तुरंत उसकी बात मान लेते हैं। जिन्हू समझ जाता है कि इस क्लास की असली समस्या ह्यूनवू है। वो उसे साफ चेतावनी देता है कि अब स्कूल में पहले जैसा कुछ नहीं चलेगा। आखिरकार यूनवू के पास कोई रास्ता नहीं बचता और उससे भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह सजा माननी पड़ती है। पूरी क्लास ये देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि पहली बार किसी ने यूनवू का सामना किया था। फिर लंच टाइम में यूनवू अपनी गैंग के साथ लाइन तोड़कर दूसरे बच्चों का खाना छीनने लगता है। बाकी स्टूडेंट्स डर की वजह से कुछ नहीं बोलते, लेकिन तभी जिन्नू वहां पहुंच जाता है और यूनवू को रोक देता है। वो कहता है कि ताकत का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए नहीं होना चाहिए। ह्यूनवू जानबूझकर खाना उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। जब ह्यूनवू खाना उठाकर डस्टबिन में फेंकता है, तभी पीछे से जिन्नू उसे जोरदार तरीके से रोक देता है। सारा खाना सीधे ह्यूनवू के ऊपर गिर जाता है और उसके कपड़े पूरी तरह गंदे हो जाते हैं। जिन्नू उसे देखकर कहता है कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं जब कोई खाने की बेइज्जती करता है।
उसके सारे कपड़े गंदे हो चुके थे और पूरी कैफेटेरिया में बैठे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। पहली बार यूनवू के साथ वैसा ही हो रहा था जैसा वो हमेशा दूसरों के साथ करता था। जिनवू उसे सफाई करने के लिए कहता है और बाकी सभी स्टूडेंट्स को वापस लाइन में लगने का आदेश देता है। बाद में हम देखते हैं कि कई स्टूडेंट स्कूल की सफाई कर रहे होते हैं। उसी दौरान यूनवू फिर से सियुन को तंग करने लगता है। वो उसे चिढ़ाता है और मारने की कोशिश करता है, जबकि सियुन चुपचाप सब सहता रहता है। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है ह्यूनवू के पिता की, जिनका नाम कांग फिल होता है। वो एक बेहद पावरफुल नेता होते हैं। कांग जिनवू उनसे मिलने पहुंचता है। कांग फिल उससे पूछते हैं कि वो वहां क्यों आया है। तब जिनवू बताता है कि ह्यूनवू ने अपनी स्कूल पनिशमेंट पूरी नहीं की, इसलिए वो उसे वापस ले जाने आया है। जिनवू साफ कहता है कि स्कूल में सभी स्टूडेंट बराबर होते हैं और किसी को भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तभी ह्यूनवू अपने पिता से शिकायत करता है कि जिनवू उसे पैसन वाले केस से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर कांगफिल के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, लेकिन जिनवू बिल्कुल भी नहीं डरता और यूनवू को अपने साथ वापस ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू यूनवू से स्कूल के टॉयलेट साफ करवा रहा होता है, लेकिन चालाक यूनवू खुद को चोट पहुंचा लेता है ताकि बाद में सारा इल्जाम जिनवू पर डाल सके। अगले दिन कांगफिल स्कूल पहुंच जाते हैं और जिनवू से पूछते हैं कि उनके बेटे के सिर पर चोट कैसे लगी। जिनवू शांत तरीके से जवाब देता है कि उसने सिर्फ सफाई करने को कहा था, खुद को चोट पहुंचाने के लिए नहीं। कांग फिल उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिनवू साफ कह देता है कि अगर एक टीचर अपने ही स्टूडेंट से डरने लगे तो वो कभी उन्हें सही रास्ता नहीं दिखा पाएगा। उसकी बातें सुनकर कांग फिल समझ जाते हैं कि जिनवू कोई साधारण इंसान नहीं है। जब कांग फिल वहां से वापस जा रहे होते हैं तब पूरा स्कूल स्टाफ उन्हें खुश करने में लगा रहता है। ये सब सियुन दूर खड़े होकर देख रहा होता है। उसी समय डोंगावा और बाकी लड़के फिर से सियुन को परेशान करना शुरू कर देते हैं। वो लोग उसे मारते हैं और डराते हैं। मार खाते हुए सियुन बार बार उसी छत की तरफ देखता है जहां से तैसंग ने छलांग लगाई थी। कुछ देर बाद सियुन खुद भी उसी छत पर पहुंच जाता है और उसी जगह खड़ा हो जाता है। तभी पीछे से कांग जिनवू आकर उसे पकड़ लेता है। जिनवू उससे पूछता है कि क्या वो सच में सब खत्म करना चाहता है या अभी भी जीना चाहता है। डर से कांपता हुआ सियुन रोने लगता है और कहता है कि उसे छोड़ना मत। इसके बाद जिनवू उसे नीचे ग्राउंड में ले आता है और उससे पूछता है कि आखिर वो कब तक चुपचाप मार खाता रहेगा। सियुन गुस्से और दर्द में कहता है कि कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अगर वो वापस लड़ने की कोशिश भी करेगा तो भी कोई फायदा नहीं होगा। तब जिनवू उससे समझाता है कि हर लड़ाई हाथ उठाकर नहीं जीती जाती। अगर कोई परेशानी हो तो किसी भरोसेमंद बड़े इंसान को बताना चाहिए। लेकिन सियुन कहता है कि कोई उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता। तब जिनवू मुस्कुराकर कहता है कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बाकी हैं। इसके बाद वो सियुन की रनिंग ट्रेनिंग शुरू करवाता है और उसे मैदान में रखी फुटबॉल को छूकर वापस आने के लिए कहता है। धीरे धीरे सियुन दौड़ना शुरू कर देता है। रात में दोनों एक कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बैठकर नूडल्स खा रहे होते हैं। सियुन कहता है कि जिनवू बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। जिनवू जवाब देता है कि वो सिर्फ अपना काम कर रहा है, जबकि असली समस्या वो लोग हैं जो दूसरों को डराकर जीते हैं। सियुन डरते हुए कहता है कि यूनवू का परिवार इतना पावरफुल है कि वो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। लेकिन जिनवू आराम से कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ ताकतवर लोग उसका भी साथ दे रहे हैं। फिर जिन्हों सियुन से कहता है कि वो अकेला नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी ताकत उनके टीचर्स होते हैं। इसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या उसका कोई सच्चा दोस्त भी है। सियुन अपने पेरेंट्स को कभी कुछ नहीं बताता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो लोग बस उसके लिए परेशान होंगे। लेकिन सच ये था कि उसके पास अपनी बात शेयर करने के लिए कोई था ही नहीं। उसकी माँ सुबह उसके लिए खाना बनाकर काम पर चली जाती थी और रात तक घर खाली रहता था। सियुन पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉन्ग फिल एजुकेशन मिनिस्टर चोई मिनसोक से मिलने पहुंचता है। वो उनसे पूछता है कि आखिर उन्होंने स्कूल डिसिप्लिन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट क्यों बनाया। चोई मिनसोक शांत तरीके से जवाब देते हैं कि 2 साल पहले एक टीचर की अपने ही स्टूडेंट के हाथों मौत हो गई थी। उसी घटना के बाद उन्हें एहसास हुआ कि टीचर्स की अथॉरिटी और सुरक्षा को मजबूत बनाना जरूरी है, ताकि दोबारा ऐसा हादसा ना हो। कांग फिल गुस्से में कहता है कि आखिर उसी स्कूल को क्यों चुना गया जहां उसका बेटा पढ़ता है। लेकिन मिनिस्टर चोई उसे समझाते हैं कि ये नई यूनिट अभी शुरू हुई है और बहुत से लोगों की नजर इस पर है। कांग फिल जाते जाते उसे अप्रत्यक्ष धमकी देता है और कहता है कि एक पिता अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। अगले दिन कांग फिल की एक बड़ी पब्लिक स्पीच चल रही होती है। वहां कई रिपोर्टर्स मौजूद थे। तभी अचानक सभी रिपोर्टर्स के फोन पर कुछ दस्तावेज और खबरें आने लगती हैं। देखते ही देखते खबर फैल जाती है कि कांग फिल कई गैरकानूनी मामलों में शामिल रहा है। रिपोर्टर्स तुरंत उससे सवाल पूछने लगते हैं। उस पर रिश्वत, अवैध प्रॉपर्टी और कई दूसरे आरोप लगने लगते हैं। कांग फिल घबरा जाता है और जल्दी से अंदर चला जाता है, जहां पहले से चोई मिनसोक मौजूद होते हैं। मिनिस्टर चोई इशारों में बात करते हैं और कांग फिल समझ जाता है कि ये सब उसी ने कराया है। चोई मिनसोक बताते हैं कि उन्होंने पूरे 2 साल तक सबूत इकट्ठा किए थे।
फिर वो एक फाइल निकालते हैं जिसमें कांग फिल के सारे पुराने रिकॉर्ड और गलत कामों की जानकारी मौजूद होती है। कांग फिल हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी सारी सच्चाई अब दुनिया के सामने आने वाली थी। वो गुस्से में पूछता है कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों किया गया। तब चोई मिनसोक जवाब देते हैं कि जब बात शिक्षा की हो तो कोई पक्ष नहीं होता। इसके बाद खबरें हर जगह फैल जाती है और कांग फिल का करियर बुरी तरह हिल जाता है। साथ ही तैसन का पुराना केस भी दोबारा सामने आ जाता है। अब पूरे स्कूल को पता चल जाता है कि यूनवू और उसकी गैंग तैसन को लगातार बुली करते थे। इसके बाद कांग जिनवू मिनिस्टर चुई से मिलने पहुंचता है। टीवी पर लगातार न्यूज चल रही थी। जिनवू कहता है कि ये मामला अब बड़ा पॉलिटिकल इश्यू बन जाएगा, लेकिन चोई मिनसुक उससे कहते हैं कि वो सब संभाल लेंगे, जिन्हों बस अपना काम जारी रखे। अगले दिन स्कूल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो लड़के पहले यूनवू के साथ मिलकर दूसरों को परेशान करते थे, अब वही उसके खिलाफ हो गए थे। वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि अपने पिता की ताकत के बिना वो कुछ भी नहीं है। उधर सियुन अकेले बैठा तैसिंग के बारे में सोच रहा होता है। वो उसी जगह को देखता है जहाँ से तैसिंग ने अपनी जान दी थी। तभी वहाँ कांग जिनवू आता है और वहाँ फूल रखता है। सियोन रोते हुए कहता है कि जब तैसिंग पुलिस का नया निशाना बना था, तब उसे राहत महसूस हुई थी, क्योंकि उसके बाद सब लोग उसे छोड़ चुके थे। और जब तैसिंग की मौत हुई तो उसे लगा था कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। कांग जिनवू उसे समझाता है कि गलती उसकी नहीं थी। असली गलती उन लोगों की थी जिन्होंने दूसरों को परेशान किया, और उन बड़ों की भी जिन्होंने सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं किया। ये सुनकर सियोन पहली बार खुलकर रोने लगता है और अपने अंदर का सारा दर्द बाहर निकाल देता है। लेकिन तभी अचानक स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। बच्चे भागते हुए बाहर निकल रहे थे क्योंकि यूनवू अपना कंट्रोल खो चुका था। जो लड़के पहले उसे परेशान कर रहे थे, यूनवू ने उन्हें क्लासरूम में बंद कर दिया था। गुस्से में उसने पूरे कमरे में ज्वलनशील लिक्विड फैला दिया और वो उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला था। तभी वहाँ कांग जिनवू पहुंच जाता है। कांग जिनवू समझ जाता है कि यूनवू सच में आग लगाने वाला है। वो उससे कहता है कि इसलिए तुमने पूरा कमरा ज्वलनशील लिक्विड से भर दिया था। इतना कहकर जिनवू उसका लाइटर नीचे फेंक देता है और तुरंत आग फैल जाती है। आग को अपनी तरफ बढ़ता देखकर यूनू पूरी तरह डर जाता है। पहली बार उसे वही डर महसूस हो रहा था जो उसने दूसरों को दिया था। घबराया हुआ यूनू रोते हुए जिनवू से मदद मांगने लगता है। वो बार बार कहता है कि उससे गलती हो गई और उसे बचा लिया जाए। तभी कांग जिनवू आग बुझा देता है। बाकी स्टूडेंट्स भी वहां पहुंच चुके थे और सब डरे हुए थे। यूनू रोते हुए पूछता है कि आखिर जिनवू उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तब जिन्हों उससे सवाल करता है कि उसने तैसंग के साथ ऐसा क्यों किया था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि जब तैसंग ने स्कूल में हो रही बुलिंग की शिकायत की थी, तब स्कूल ने बदमाश बच्चों को सजा देने के बजाय तैसंग को ही स्कूल बदलने की सलाह दे दी थी। तैसंग के पिता ने जब स्कूल बुलिंग के खिलाफ आवाज उठाई, तो यूनू के पिता कांग फिल ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनका काम बंद करवा दिया। जब तैसंग को ये बात पता चली, तो वो खुद यूनू के पास गया और उससे अपने पिता को रोकने की विनती करने लगा। उसने कहा कि वो कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन उसी समय यूनू ने मजाक उड़ाते हुए उससे कह दिया था कि अगर इतना ही परेशान हो तो मर जाओ। यही बात तैसंग के दिल में बैठ गई थी। इसके बाद हमें वही दर्दनाक पल दिखाया जाता है जब तैसंग स्कूल की छत पर खड़ा था और आखिरकार उसने अपनी जान दे दी। वापस प्रेजेंट में कांग जिनवू यूनू से कहता है कि जो लोग दूसरों को दर्द देते हैं, उन्हें एक दिन वही दर्द खुद महसूस करना पड़ता है। तभी उन्हें अपने किए का असली एहसास होता है। जिनू कहता है कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, तैसन वापस नहीं आ सकता, लेकिन कम से कम अब यूनू पूरी जिंदगी अपने किए का बोझ उठाएगा। इसके बाद वो कहता है कि ये डर और दर्द से भरी दुनिया खुद यूनू ने बनाई थी और अब उसे उसी का सामना करना पड़ेगा। इतना कहकर काम जिनू वहां से चला जाता है, जबकि यूनू वहीं बैठा रोता रहता है। कुछ समय बाद पुलिस तैसन का केस दोबारा खोल देती है। जिन जिन लोगों ने उसे परेशान किया था, उन सबको पूछताछ के लिए ले जाया जाता है, जिनमें यूनू भी शामिल था। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, बल्कि स्कूल के प्रिंसिपल और कई टीचर्स की भी जांच शुरू होती है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी तैसन की मदद नहीं की थी। इसके बाद स्कूल डिसिप्लिन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अपनी वेबसाइट पर तैसन का केस अपलोड कर देता है। वहां लिखा होता है कि ये केस तब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक पीड़ित परिवार आरोपियों को माफ नहीं कर देता। सियुन बताता है कि इसी तरह उस रहस्यमयी इंस्पेक्टर ने उनके स्कूल को बदल दिया था। वो आगे कहता है कि उस दिन के बाद उसने कांग जिनवू को फिर कभी स्कूल में नहीं देखा। आखिरी सीन में हम चोई मिनसो को एक कब्र के पास खड़े देखते हैं। वो कब्र उनकी बेटी गायन की होती है। तभी वहाँ कांग जिनवू भी फूल लेकर पहुंचता है। दोनों कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहते हैं और माहौल पूरी तरह इमोशनल हो जाता है। तो फ्रेंड, इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। को ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना